हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SBCL अंडाल पर। तो जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले का क्लास देखा होगा जिसमें इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कि भाग 1 से लेकर 4 तक हम करवा चुके थे और आज का क्लास स्टार्ट होगा भाग 5 से। ठीक है, भाग 5 से जो है पूरा कम्प्लीटली जो जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बनता है, क्वेश्चन में आता है, वो सारा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और इसके बाद जाकर अगर हम देखेंगे तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो उसको भी आज कंपेयर करेंगे। ठीक है, इस क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और अगर बीच में क्लास छोड़ के जाएंगे तो फिर उसका हम कह नहीं सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आया, याद रहेगा या नहीं रहेगा, वो कह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से सुनते हैं और पढ़ते हैं तो इस क्लास में ही आपको पूरा आर्टिकल याद हो जाने वाला है और फिर आपको बुक पढ़ने का या फिर आपको अलग से कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस आप लोग अपने साथ एक कॉपी और एक पेन रखिएगा ताकि जो आर्टिकल आपको याद नहीं है उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद उसको याद कर सकते हैं बाद में रिवीजन के लिए। ऐसे क्लास में ही आपको पूरा याद करवा देंगे। ठीक है, तो आज का क्लास जो है पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 जो है हम करवा दिए हैं, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे हमेशा क्वेश्चंस आता है, इसीलिए इस टॉपिक को करना एकदम कंपलसरी है और कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है कि इसको स्किप करके चले जाए तो वो उसके लिए लॉस होगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से। ठीक है, इसके पहले का सारा आर्टिकल हो चुका है और लाइन से सीक्वेंस से करवाएं ताकि आपको याद करने में भी आसानी होगा। ठीक है, और याद रखने में भी, अगर आप उसको सीक्वेंस से याद रखते कि पहले में क्या था उसके बाद क्या था, अगर मान लेते हैं कन्फ्यूज़न हुआ एग्ज़ाम में, ठीक है, कि क्या हो सकता है, बीच में था कि लास्ट में था, आप अगर सीक्वेंस से याद रखते हैं तो उसको काउंट कर सकते हैं कि हाँ इतना नंबर में हम ये पढ़े थे, उसके बाद ये पढ़े थे। ठीक है, तो वैसे काउंट करके भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, एक आइडिया बन जाता है सीक्वेंस से याद करने में। और जहाँ तहाँ याद करने से ना थोड़ा सा डाउट होता है कि ये आर्टिकल पढ़े थे बट उसका आंसर क्या था। कभी क्वेश्चन याद रहता है तो आर्टिकल याद नहीं रहता है, आर्टिकल याद है तो क्वेश्चन याद नहीं रहता है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको सीक्वेंस से याद करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का आज का क्लास है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हुआ, या फिर अगर हम बात करें पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद वहाँ पे देखेंगे तो पार्लियामेंट आ जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। तो ये सारा जिसके बारे में डिटेल्स दिया गया है वो कौन सा नंबर पार्ट में है, पार्ट आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे पार्ट अगर बात करेंगे, लास्ट क्लास में हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं करवाए थे, बोले नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाने पर फिर देखने में भी बोरिंग जैसा लगता है, इसीलिए हम स्टॉप कर दिए थे, नहीं तो ये क्लास भी आगे चल जाता। ठीक है, तो ये पार्ट 5 में, इसको याद रखिएगा। पार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको भाग कहते हैं। और अगर आर्टिकल का बारे में बात करें, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें वही सिर्फ पार्ट 5 में है, नहीं, सेंट्रल पूरा आएगा। ठीक है, और वो जो आर्टिकल होगा ना, तो वो आर्टिकल आपका 52 से 151, ठीक है, 52 से 151 तक जो है ये आएगा सेंट्रल का। ठीक है, संघ जिसको कहते हैं हिंदी में। तो देखते हैं आगे, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है किसके बारे में है, ये प्रेसिडेंट। पहले हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट को हिंदी में राष्ट्रपति कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को हिंदी में उपराष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस में दिया हुआ है, आप लोग को सीक्वेंस में ही याद रखना है। ठीक है, और सीक्वेंस में कैसे याद रखना है ये भी हम बता देंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ आर्टिकल 52 से जो है, 52 से सबसे पहले कौन स्टार्ट होता है, किसके बारे में स्टार्ट होता है, तो वो है प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 52 में क्या दिया है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ये जो है किस में कहा गया है, आर्टिकल, एक मिनट, पेन आ गया, इंडिया में एक जो है राष्ट्रपति होना चाहिए, ये आर्टिकल 52 में कहा गया। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं कि आपको कौन कौन सा वर्ड को सिर्फ याद रखना है, पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ
एक वर्ड याद रखना कि 52 में जो है हम क्या पढ़ेंगे, 52 में क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, 52 में क्या आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। उसके बाद 52 के बाद क्या आएगा, 53। तो 53 में क्या होगा, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, जो संघ का जो कार्यपालिका जो शक्ति होता है वो किसके अंदर में होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। तो बस इसमें एक याद रखना है क्या, कि कार्यपालिका जो शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति वो किस में है, 53 में। पहले 52 पढ़े थे, उसमें था कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। इसके बाद 53 पढ़े, उसमें क्या कहा गया कि संघ का जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके पास होता है, वो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, ये है 53। इसके बाद 54 देखेंगे तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब आपको क्या वर्ड याद रखना, सिर्फ निर्वाचन। ठीक है, सारा तो राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है, आपको याद रखना है सिर्फ निर्वाचन। 53 तक पढ़ लिए, 54 उसके बाद है 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। इसके बाद 55 देखेंगे, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। ये जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति को किस आधार पे चुनते हैं, ठीक है, उसका जो चुनाव होता है वो प्रक्रिया जो है वो दिया हुआ है किसमें, आर्टिकल 55 में। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 56, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है किसमें है, 56 में है। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़े थे 52, उसमें राष्ट्रपति था। 53 में क्या था, कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होगा। फिर उसके बाद 53 के बाद 54 आया, 54 में हम लोग पढ़े निर्वाचन। फिर 54 के बाद 55 आया, चुनाव का प्रक्रिया होगा। फिर 55 के बाद क्या आया, 56, उसमें आएगा कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल कितना साल का होता है, तो 5 ईयर्स का होता है। ऐसे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों का जो टेन्योर बोलेंगे कितने साल तक वो लोग रहते हैं, तो 5 ईयर्स तक। ठीक है, उसके बाद फिर से दोबारा इलेक्शन होता है। ठीक है, तो 57 देखते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। ये पुनः निर्वाचन पूछता है, एक बार निर्वाचन देता है। कन्फ्यूजन इसी में होता है कि क्वेश्चन में आपको निर्वाचन कहा गया है या पुनः निर्वाचन कहा गया है। ठीक है, निर्वाचन मतलब कि उसको मतलब उसका जो इलेक्शन होता है, ठीक, तो वो कहा गया है। और पुनः निर्वाचन मतलब एक बार राष्ट्रपति जो है उसका टाइम खत्म हो गया, फिर से एक बार इलेक्शन होता है ना। जैसे मान लेते हैं कि राष्ट्रपति का 5 ईयर्स जो है कंप्लीट होने वाला, मात्र 2 या 3 मंथ्स बचा हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में तो फिर से इलेक्शन होगा ना, तो वो जो इलेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुनः निर्वाचन। ठीक है, और जो नॉर्मल इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में फिर राष्ट्रपति बनाया गया, तो वो इलेक्शन निर्वाचन जो होता है वो आपका दिया हुआ है 54 में। तो ये दोनों में कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, क्या होता है। फिर आर्टिकल 58 में आते हैं, तो क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की योग्यता। तो आपको वर्ड क्या याद रखना, योग्यता। ठीक है, तो योग्यता कितना में, आर्टिकल 58 में है। ठीक है, योग्यता बोलेंगे 58। अगर आप लोग इंग्लिश से आते तो इंग्लिश भी हम कर देते हैं हाईलाइटेड, क्या क्या वर्ड आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें याद रखेंगे एलिजिबिलिटी वर्ड। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, टर्म याद रखना है कि कितना टाइम का होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैनर ऑफ इलेक्शन बोलेंगे ऑफ प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे मैनर ऑफ इलेक्शन बस पढ़िएगा। ठीक है, बाकी सारा प्रेसिडेंट का ही है। उसके बाद इलेक्शन से बोलेंगे तो कितना है, 54 में है। और एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर बोलेंगे तो वो आर्टिकल 53 में है और वहाँ पे हो गया। ठीक है, इंग्लिश वाला जो इंग्लिश मीडियम का है वो इंग्लिश में ये सारा वर्ड्स याद रखिए, और जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो सारा हिंदी में याद रखिए। ठीक है, जिसको जो मतलब कंफर्टेबल लगता है लैंग्वेज वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 59 बोलेंगे कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ठीक है, कंडीशन उसका जो शर्त होता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब आपको डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे हम डिटेल्स नहीं करवाए, यहाँ पे हम आप लोग को आर्टिकल्स याद करवाए। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उसको डिटेल्स समझाया जाए तो बाद में हम उसका क्लास करवा देंगे, लेकिन पहले इसका आर्टिकल याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ आर्टिकल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका शर्तें जो है, कंडीशन बोले या शर्त बोले, आर्टिकल कितना में, 59 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 60 में क्या है, ओथ। ठीक है, ओथ और अफर्मेशंस किसका, बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का ही शपथ या प्रतिज्ञा बोल सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 60 में। ठीक है, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है किसके सामने लेता है,
तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने वो शपथ लेता है, तो ये कहा गया है आर्टिकल 60 में, ठीक है। उसके बाद 61 में बोलेंगे प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट जो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, तो वो आर्टिकल कितना में है, तो 61 में है, ठीक है, याद रखना है। 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाते हैं उसको हटाने के लिए, वो है आर्टिकल 61 में। फिर 62 देखेंगे, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, ठीक है। अच्छा, जो खाली जगह रह गया, ठीक है, उसको भरने के लिए जो टाइम होता है, रिक्ति को भरने का जो चुनाव का समय होता है वो दिया गया है। ये रिक्ति मतलब होता है जो खाली हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट का टाइम खत्म हो गया, तो उसको बोलते हैं आर्टिकल, वो किस में है, आर्टिकल 62 में, ठीक है। 70 बोलेंगे डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसी, ठीक है, अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, ठीक है। मतलब जैसे आपात हो जाता है ना, आपात लगता है, तो उस टाइम में जो राष्ट्रपति का जो काम है वो अलग उसका हो जाता है, ठीक है। जिसे बोलेंगे हम लोग राष्ट्रीय आपात लग गया, तो उस कंडीशन में जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है। तो इस टाइप का जो शक्ति होता है वो दिया गया है किसी में, आर्टिकल 70 में मेंशन है, ठीक है। फिर आर्टिकल 71 देखेंगे, मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड मतलब ये जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उससे जो संबंधित जो भी होगा तो वो दिया गया है आर्टिकल 71 में, ठीक है। और 72 बोलेंगे पावर प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, ठीक है, क्षमादान की शक्ति। ये जो पार्डन जो होता है ये सिर्फ किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। ऐसे अगर हम देखेंगे स्टेट में गवर्नर के पास भी पार्डन का शक्ति होता है, लेकिन वो डायरेक्ट जो है वो क्षमा नहीं कर सकता है, उसका मतलब कुछ उसमें कम होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखेंगे फांसी का सज़ा को वो नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का वो मतलब वो उसके पास भी राइट्स है, लेकिन जैसे राष्ट्रपति के पास है वैसा उनके पास राइट्स नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं कर सकता। तो क्षमादान बोलेंगे तो आर्टिकल कितना हो जाएगा, 72 में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है। हम आगे इसके बाद करवाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को डाउट कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब लाइन से सीक्वेंस से दिया हुआ है। आप लोगों को बस वर्ड्स याद रखना है, ठीक है। एक बार नहीं, कम से कम इसको देख देख कर ना एक कॉपी में बनाइए कि जैसे कैसे लिखना। आर्टिकल 52 लिखिए, हाइफन दीजिए, वहाँ पे प्रेसिडेंट होगा। फिर 53 लिखिए, क्या होगा, एग्जीक्यूटिव पावर। इसको कम से कम 5 बार रीडिंग कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अब आएगा क्या, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल जो 63 से स्टार्ट होता है, याद रखेंगे हम लोग क्या पढ़े अभी, 52 से लेकर 72 तक, ठीक है। ये किसके बारे में था, प्रेसिडेंट के बारे में था। अब वाइस प्रेसिडेंट का बोलेंगे तो 63 से स्टार्ट होता है। देयर शेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब क्या कहा गया कि इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ये आर्टिकल 63 में कहा गया है, ठीक है। तो एक उपराष्ट्रपति होगा, जैसे सबसे पहले डेफिनेशन दिया जाता है वैसे आर्टिकल में भी डेफिनेशन ही समझ सकते हैं, ठीक है। कि जो फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट हुआ उपराष्ट्रपति का, उसमें डेफिनेशन होगा, मतलब एक राष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा, ठीक है। आर्टिकल 64 बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चंस बनता है। एक आपका कभी 64 दे देगा, कभी क्या देगा 89, ठीक है। तो दोनों ही सही होगा। यहाँ पे बोला है कि एक्स ऑफिसियो और चेयरमैन ऑफ कहाँ का होता है, किसका, तो राज्यसभा का होता है, ठीक है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति भी कौन होता है, उपराष्ट्रपति। मतलब जो राज्यसभा का सभापति होते हैं, जो इंडिया का उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा का सभापति होंगे, ठीक है। उसके बाद उपसभापति जो है वो सभापति जो है वो चुनते हैं वो इलेक्शन में, फिर जाकर वहाँ पे वो उपसभापति बनाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये तो राज्यसभा हो गया, उसमें सभापति उपसभापति होता है, ठीक है। और अगर हम लोकसभा के बारे में बात करें तो उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स अलग अलग होता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 65 में क्या है, तो वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट्स एज प्रेसिडेंट इन सर्टेन कॉन्टिजेंसी, ठीक है। कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्य करने वाला उपराष्ट्रपति, मतलब यहाँ क्या कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति जो है वो नहीं है, किसी कंडीशन से वो कहीं बाहर चले गए हैं, तो उसके जगह पर जो है वो उपराष्ट्रपति काम करेगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 65 में, ठीक है।
नेक्स्ट है आर्टिकल 66 में बोलेंगे तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्शन अगर बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कितना में है, आर्टिकल 66 में है। वर्ड्स याद रखना है हम लोगों को, जो हाईलाइटेड कर गए बस वही, ठीक है। सेंटेंस उतना याद करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग आउट हो जाए कि क्या पढ़े थे, बस वर्ड्स आपको याद रखना कि यहाँ पे 66 है तो निर्वाचन है, ठीक है। 65 है तो राष्ट्रपति का जो कार्य है वो उपराष्ट्रपति करेगा, वो 65 में है, ठीक है। बस ऐसे पढ़ना। इसके बाद देखते हैं 67, तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म ऑफिस बताया गया है, मतलब उसका जो कार्यकाल है वो बताया गया किसमें, 65 में, सॉरी 67 में, ठीक है। 67 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट देखते हैं 68 में क्या है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, ठीक है। खाली अगर उसकी जगह हो गया है, उपराष्ट्रपति का जगह खाली है, जैसे अभी देखेंगे तो हम लोगों का जो इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है कौन था पहले, ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान थे, ठीक है। तो उनका जो है, सॉरी हम गलत बोल दिया है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, जगदीप धनखड़, बाई मिस्टेक, मतलब मुंह में था और गलती से कुछ और नाम निकल गया, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ थे, ठीक है, और अभी जो है वो रिज़ाइन ले लिए हैं, तो अभी तक उसका जगह फुलफिल नहीं हुआ है। तो इस टाइप का कंडीशन को, जो उपराष्ट्रपति का पद जो है खाली हो जाएगा, उसका भरने का जो चुनाव का समय है वो कहा गया है आर्टिकल 68, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 68 में कहा गया। नाम सिमिलर था ना, इसीलिए मिस्टेक से कुछ और निकल गया, ठीक है। आर्टिकल 69 देखेंगे तो क्या है, ओथ और अफर्मेशन, ठीक है। ओथ और अफर्मेशन जो है किस में कहा गया है, आर्टिकल 69 में है, और उपराष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ या प्रतिज्ञा, ठीक है। शपथ जो लेता है उपराष्ट्रपति किसके सामने लेता है, तो राष्ट्रपति के सामने लेता है शपथ, तो ये कहा गया आर्टिकल 69 में, ठीक है। आर्टिकल 71 में क्या है, ये फिर से रिपीट हो गया, 71 वहाँ पढ़ चुके थे। तो मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन टू वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो मामला है वो आर्टिकल 71 में है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये भी सेम ही पार्ट में है और आर्टिकल भी सेम ही है, ठीक है। आर्टिकल मतलब 52 से 151 के अंदर में आएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि जो पार्ट 5 है वो कितना से कितना आर्टिकल तक है, तो आप लोगों को ये भी याद रखना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्ट पढ़ लिए, नेम पढ़ लिए कि पार्ट 5 में क्या, पार्ट 6 में क्या है, और उसके साथ आर्टिकल को भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री से संबंधित जो है इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है उसको देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 74, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जब स्टार्ट होता है तो वो 74 से स्टार्ट होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो 74 का 1 में देखेंगे, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है। एक मंत्री परिषद होगा किसके लिए, तो राष्ट्रपति को सहायता के लिए, उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ये कहा गया, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ऐसे भी मंत्री का जो प्रधान होता है, लोकसभा का जो हेड अगर बोलेंगे तो वो तो अध्यक्ष होता है, लेकिन जो मेन जो काम करता है, कार्यपालिका जो शक्ति होता है जिसके पास, तो वो प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार जो है कार्य करेगा, ठीक है। मंत्री परिषद जो है वो जो डिसीजन लेंगे, वो जो सलाह देंगे राष्ट्रपति को, उसके हिसाब से राष्ट्रपति काम करता है, ठीक है। वो नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति, और कार्यपालिका का मेन जो शक्ति होता है वो होता है किसके पास, प्रधानमंत्री के पास होता है। आर्टिकल 75 का 1 में देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, उसका जो अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सलाह देता है, राष्ट्रपति को, तो प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को, उसके हिसाब से जो है वो अन्य मंत्री का नियुक्ति करता है, कौन, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये कहा गया 75 का 1 में, ठीक। फिर देखते हैं 75 का 2 में क्या है, मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर, ठीक है, मंत्री जो है राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति की इच्छा पर राष्ट्रपति जिसको चुना है उसके हिसाब से उसको जो है पोस्ट मिलेगा, ये कहा गया है 75 का 2 में। 75 का 3 में है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ठीक है, लोकसभा के रूप में।
तो लोकसभा में ही तो ये प्राइम मिनिस्टर आते हैं, है ना। तो इसीलिए 75 का 3 इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आता है। रिपीटेड क्वेश्चन में से ये 1 क्वेश्चन है जो कि पूछता है कि मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये कौन सा आर्टिकल में, तो याद रखेंगे 75 का 3 में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 78 में क्या है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है क्या, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के कार्यों की जानकारी देना, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो काम कर रहा है ना उसका जानकारी देता है कौन, प्रधानमंत्री, ठीक है। संसद में प्रस्तावित विधेयक व नीति मामलों पर जानकारी देना, जो भी संसद में प्रस्तावित मतलब जो भी वहाँ पे विधेयक पेश किया गया है, ठीक है, तो उसको वो और उसका जो नीति मामला है, ठीक है, तो वो सब विधेयक हो गया, नीति मामला हो गया, उसका जानकारी देना किसको, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना। अगर राष्ट्रपति कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है कि इसके बारे में कोई भी बिल हो गया तो वो क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, उसका जो जानकारी उसको चाहिए तो वो कौन देता है, वो प्रधानमंत्री देता है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन प्रधानमंत्री जाके पहुंचाता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। ये कहा गया आर्टिकल 78 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो है राष्ट्रपति को सारा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, याद रखना है, प्रधानमंत्री देता है। और राष्ट्रपति को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्रधानमंत्री जाके उसको बताता है, ठीक है। आर्टिकल 88 में क्या है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का, ठीक है, संसद का जो कार्यवाही होता है उसमें भाग लेने का अधिकार, परंतु मतदान का अधिकार केवल उस सदन में है जहां वे सदस्य हो। संसद में वो भाग ले सकता है, ठीक है, यहाँ पे बोला है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री को, ठीक है, वो संसद में किसी भी जो बोलेंगे राज्यसभा या लोकसभा में वो भाग ले सकता है, लेकिन वो वोट जो है सिर्फ लोकसभा में ही दे सकता है, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि राज्यसभा का वो मेंबर्स नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे वोट देने का जो है अधिकार नहीं है और लोकसभा में वोट देने का अधिकार है, ठीक है। ये कहा गया किसमें, आर्टिकल 88 में, ठीक है। तो यहाँ तक प्रधानमंत्री कंप्लीट हुआ है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट जो है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पार्लियामेंट है वो किससे किससे मिलकर बना होता है। पहला अगर हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के बाद राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों को मिलाकर ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, यानी कि संसद कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग संसद के बारे में यहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से जो है लाइन से हम नहीं पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पूरा लाइन से पढ़ते गए तो 395 याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी देखा जाता है कि अभी जो मूल संविधान में 395 जो आर्टिकल था और अभी बढ़ गया, ठीक है, तो बढ़ा है ना, तो कहीं कहीं ऑप्शन में ना 440 ले लेता है, 450 ले लेता है, तो ऑप्शन में अगर दिया है ऐसा कि 440 या 50 के बीच में तो वो राइट होगा, और नहीं तो जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है 395 का ABCD करके बढ़ाया है, वहाँ पे नंबर्स को एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया है, लेकिन एग्जामिनर जो है वो क्या कर दिया है, वो नंबर्स को बढ़ा दिया है, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन ऐसे एग्ज़ाम में आप 395 नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। 440 से 50 के बीच में ही आपका आर्टिकल होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 79 जो है उसको देखते हैं हम लोग, क्या दिया है इसमें। पेन सेलेक्ट ही नहीं होगा, ओके हो गया। तो आर्टिकल 79 में है संसद का गठन, ठीक है, उसका जो फॉर्मेशन होता है संसद, तो ये दिया गया आर्टिकल 79 में। संघ की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ऐसे भी हम पहले बताए थे कि फर्स्ट जो भी होगा जिसके बारे में स्टार्ट होता है फर्स्ट आर्टिकल, उसका परिभाषा बताएगा या उसके बारे में बताएगा। वैसे ये 79 में जो संसद के बारे में बताएगा, संसद का मतलब क्या होता है, जस्ट
आपको बताया है कि संघ की जो संसद जो है राष्ट्रपति और क्या, तो दो सदन में कौन आएगा, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, ये कहा गया है। जिसमें राज्यसभा होगा राज्यों की परिषद और लोकसभा मतलब जनता का सदन, ठीक है, ये कहा गया है 79 में। मतलब 79 आप मतलब कैसे याद रख सकते हैं कि 79 में क्या दिया हुआ है, तो 79 में सिंपल लैंग्वेज में याद रखना कि आपको संसद दिया गया है। क्या दिया गया है, हाइलाइटर यूज़ ही नहीं होगा, अच्छा वो ग्रीन में दिख नहीं रहा, ठीक है। ग्रीन में दिख नहीं रहा है, आपको बस ये वर्ड याद रखना है, ठीक है। 79 में क्या होगा, संसद होगा। फिर आते हैं आर्टिकल 80 में क्या है, तो राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा बोलेंगे किस आर्टिकल में है, तो 80 में है, ठीक है। राज्यसभा किस आर्टिकल में, 80 में है, ये याद रखना है। अधिकतम सदस्य बोलेंगे राज्यसभा में, ठीक है। अधिकतम सदस्य कितना है, तो 250, ठीक है, अधिकतम 250। लेकिन अगर बोलेंगे यहाँ पे कि न्यूनतम, तो यहाँ पे 245 हो जाएगा, 245, ठीक है। कभी आपको ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। इनमें से जो है 238 सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है, ठीक है। 238 जो सदस्य है वो कहाँ से निर्वाचित होता है, कहाँ से इलेक्शन में वो जीत के आता है, तो ये याद रखना है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 28 स्टेट से 8 यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ का जो प्रतिनिधित्व होता है, मतलब जो इलेक्शन में जो लोग खड़े होते हैं उसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व, ठीक है। और ये जो है विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है। विधानसभा जैसे सेंट्रल में होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही स्टेट में भी होता है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और अदर्स मिनिस्टर भी होते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जो विधानसभा होता है वहाँ का जो सदस्य है वो निर्वाचित होके आते हैं। 12 सदस्य इसमें बोलेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वेट, ठीक है, तो हम कहाँ थे देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है टोटल 12 सदस्य को जो है विज्ञान, कौन कौन से क्षेत्र से याद रखना, साहित्य, ओ गॉड, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये सारे क्षेत्र से कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, 12 को, ठीक है। राज्यों के प्रतिनिधि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संगमनीय मत पद्धति से जो है चुना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 81 में क्या दिया है, तो 81 में आपको याद रखना है कि लोकसभा, 89 में लोकसभा दिया गया है। अधिकतम सदस्य बोलेंगे लोकसभा का तो वो हो जाएगा 552, 552 जो है अधिकतम संख्या, सदस्य संख्या है। और 530 ये सब क्वेश्चन आता है, आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों दिया जाएगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 530 जो है सदस्य वो राज्य से आता है, 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से और 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। एंग्लो इंडियन, ये याद रखना है कि एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उससे जो है चुने जाते हैं। और ये जो संशोधन हुआ था 104वां संशोधन 2020 के बाद ये समाप्त कर दिया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो एंग्लो इंडियन जो है वो चुना जाता था किसके लिए, लोकसभा के लिए 2 मेंबर्स को, ठीक है, उसको कब समाप्त किया गया। तो ये संशोधन भी याद रखना आपको, 104वां संशोधन कब हुआ था, 2020 में हुआ था, ठीक है, उसके थ्रू
खत्म करेगा। सीटों का बंटवारा जो है राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होता है। आर्टिकल 82 देखेंगे तो जनगणना के बाद, ठीक है, परिसीमन, जनगणना के बाद जो परिसीमन आया था वो आर्टिकल 82 में। प्रत्येक जनगणना के बाद संसद कानून द्वारा राज्यों की सीटों का पुनर्निर्धारण, ठीक है, प्रत्येक जनगणना के बाद जो है राज्यों की सीटों का पुनर्निर्धारण होता है, डेलिमिटेशन होता है, ये कर सकता है। ये कहा गया आर्टिकल 82 में। 83 में संसद की अवधि, ठीक है, टाइम, संसद की अवधि बोलेंगे तो दिया है 83 में राज्यसभा जो है वो कैसा सदन है, तो स्थायी सदन है, परमानेंट होता है। इसके 1/3 सदस्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। 1/3 जो सदस्य है कितने साल बाद चेंज हो जाता है, 2 साल बाद, ठीक है। लोकसभा में बोलेंगे तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब अवधि बोला है संसद का, संसद में ही तो आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएगा, तो दोनों का सेम ही है, ठीक है, अलग अलग को याद नहीं रखना है। तो 83 में हो जाएगा। आर्टिकल 84 में क्या है, संसद सदस्य बनने के लिए योग्यता, ठीक है, योग्यता बोलेंगे संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यता। आर्टिकल 84 में, 83 में उसका अवधि था। और ये इसका जो योग्यता में क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की न्यूनतम आयु, ये किसके लिए है, ये लोकसभा के लिए, याद रखेंगे। लोकसभा के लिए कितना एज होना चाहिए, 25 ईयर्स। और राज्यसभा के बारे में अगर बात करेंगे तो कितना ईयर्स होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अन्य योग्यताएं जो है संसद द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट आर्टिकल 85 में क्या है, संसद का सत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। संसद का सत्र, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाएगा। कौन बुलाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो है सत्र बुलाया जाता है, ठीक है। तो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, और स्थगित भी वही करता है और विघटन भी वही करता है। ये तीनों याद रखना है। संसद जो है, संसद का सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, उसको स्थगित कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, उसको विघटित कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। ये तीनों काम राष्ट्रपति करता है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना टाइम का अंतर होना चाहिए, 6 महीना। जो 2 सत्र होता है, 1 साल में 2 बार जो है सत्र बुलाया जाता है, उसके बीच हमेशा 6 मंथ का ही टाइम होना चाहिए। ये कहा गया आर्टिकल 85, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, कभी ये सेंटेंस दे देगा तो कभी आर्टिकल दे देगा, ठीक है। आर्टिकल 86 में क्या है, राष्ट्रपति का संसद में विशेष अधिकार, ठीक है। राष्ट्रपति का संसद में विशेष अधिकार है, मतलब राष्ट्रपति किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है, कोई भी सदन को वो संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, ठीक है। तो संसद को संदेश भेज सकता है, उसको संबोधित कर सकता है, मतलब उसको बता सकता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप का जो विशेष अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 86 के तहत। आर्टिकल 123 देखेंगे तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 123, ठीक है। संसद के अवकाश में राष्ट्रपति आवश्यक स्थिति में अध्यादेश जारी करता है। जब संसद का अवकाश चल रहा उस टाइम जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा का अध्यक्ष और सभापति दोनों का डिफरेंसेस यहाँ पे एक साथ में पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या क्या वर्ड याद रखना है वो भी हम बता देंगे। जैसे कि ये जो है राज्यसभा के बारे में दिया है और ये दिया है लोकसभा के बारे में, ठीक है। तो राज्यसभा का जो सभापति और उपसभापति होगा, राज्यसभा में एक सभापति एक उपसभापति होता है, ये कहा गया आर्टिकल 89 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्यसभा में हम लोग क्या पढ़े थे 79 में, तो 79 में पढ़े थे कि एक संसद होगा, ठीक है। और 79 के बाद 80 पढ़े थे, उसमें राज्यसभा पढ़े थे। 81 में क्या पढ़े थे, लोकसभा पढ़े थे, लेकिन वो तो संसद के बारे में था। अब हम लोग अगर सभापति उपसभापति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों को अलग अलग कर दे तो ये सब का बारे में जो है यहाँ से कहा गया, ठीक है। तो 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति कहा गया है। राज्यसभा में उपसभापति के पद और अनेक कर्तव्य का प्रावधान यही दिया गया है। आर्टिकल 90 में क्या है, तो उपसभापति का पद रिक्त, ठीक है, उपसभापति का बुलाया, ये भी याद रखना। उपसभापति का जो पद रिक्त होगा होना और इस्तीफा देना, ठीक है। उपसभापति के पद रिक्त होने, इस्तीफा देने या हटाए जाने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 90 में। 91 में बोलेंगे तो सभापति या उपसभापति की कार्यवाही में भागीदारी, ठीक है, कार्यवाही में भागीदारी होता है। तो 91 में सभापति उपसभापति के कार्यवाही के दौरान वोट देने की स्थिति, ठीक है। तो वोट देने का स्थिति जो होता है वो है आर्टिकल 91 में। और आर्टिकल 92 में क्या है, अध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में कार्य, ठीक है। अगर अध्यक्ष का पद जो रिक्त हो गया तो उस स्थिति में कार्य करने का जो राइट्स है आर्टिकल 92 में।
जब सभापति उपसभापति अनुपस्थित हो तो कार्य संचालन की व्यवस्था। सभापति उपसभापति अगर दोनों में से कोई नहीं है तो ये भी उस टाइम जो काम होता है वो आर्टिकल 92 में है। ठीक है, 93 में बोलेंगे तो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। ठीक है, जैसे राज्यसभा का सभापति उपसभापति होता है आर्टिकल 89 में था, और 93 में क्या, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव का प्रावधान, ये भी है, चुनाव भी उसी में। 94 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त। ठीक है, इसमें पद रिक्त 94 था, इसमें पद रिक्त बोलेंगे तो 90 है। ठीक है, 90 और 94 इसमें बोलेंगे। आर्टिकल 95 में क्या, अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुपस्थित होने पर कार्य संचालन, मतलब दोनों अगर नहीं है तो उस जगह पे कार्य जो होता है वो 95 में कहा गया। और यहाँ पे देखिए अगर बोलेंगे आर्टिकल 92 में अध्यक्ष पद रिक्त होने में स्थिति में कार्य, ठीक है 91, ठीक है 91 और इसका 95 सिमिलर होगा। इसका देखिए 96 में क्या, अध्यक्ष का लोकसभा में मतदान। ठीक है, अध्यक्ष जो है वो लोकसभा में अपना वोट दे सकता है। कब, अगर मत केवल मतलब अगर जो वोट दिया गया, मत मतलब इंग्लिश में वोट को बोलते हैं, अगर वोट जो इक्वली हो गया, ठीक है, दोनों पार्टी के बीच में, तब उसको निर्णायक जो वोट देता है, लास्ट जो वोट होता है कि हमको किसके पक्ष में देना है, तो वो वोट जो है वो अध्यक्ष दे सकता है। ठीक है, तो ये कहा गया आर्टिकल 96 में। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 108 में क्या, संयुक्त बैठक है। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बस उसी को पढ़ना है आपको। 108 हो गया। 109 में क्या है, धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक है मतलब क्या, धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान। अगर विशेष उसके बारे में बोला गया कि विशेष प्रावधान जो धन विधेयक से रिलेटेड कितना है, आर्टिकल 109 में। लेकिन अगर पूछ लेगा कि धन विधेयक का परिभाषा अगर पूछ लेगा तो 110 में है। ठीक है, आर्टिकल 111 में क्या है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक की स्वीकृति, जो विधेयक जो बिल होता है उसको एक्सेप्ट करना या उस पर फिर से सोचना, पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये जो राष्ट्रपति के पास राइट्स होता है, ये है आर्टिकल 111 में, 111 में। ठीक है, आर्टिकल 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर बोला जाए यहाँ पे बजट वर्ड दिया गया, बजट ऐसा मतलब नेम जो है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन बजट जो है हम लोग मानते हैं किसको, कि आर्टिकल जो है 112 में जो दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, तो वही हम लोगों का क्या है, बजट है। ठीक है, लेकिन रियल में जो है अगर हम लोग संविधान का जो वो कॉन्स्टिट्यूशन को खोलेंगे उसमें देखेंगे आर्टिकल में बजट वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन माना जाता है केंद्र सरकार का बजट संसद में प्रस्तुत करने का प्रावधान जो आर्टिकल 112 में है। 113 में क्या है, व्यय का अनुमोदन। ठीक है, व्यय से रिलेटेड 113 में है, संसद द्वारा वार्षिक व्यय को स्वीकृति देना, वार्षिक जो व्यय होता है, जो खर्च होता है, उसको स्वीकृति देना, आर्टिकल 113 में। आर्टिकल 114 में क्या है, विनियोग विधेयक। ठीक है, विनियोग मतलब सरकार को धन खर्च करने की अनुमति देने वाला विधेयक। अब सरकार जो है अपने मर्जी से कहीं भी पैसा खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पैसा होता है। ठीक है, वो बिना सहमति से, बिना किसी का स्वीकृति से वो खर्च नहीं कर सकता है, एक उसके लिए विधेयक पास करना पड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन इसको याद रखिएगा कि जो सरकार है वो धन खर्च करती है, उसके लिए भी एक बिल पास करना पड़ता है। वो अगर पास हो गया तभी वो पैसा निकाल सकती है और वहाँ खर्च कर सकती है। ठीक है, ये कहा गया आर्टिकल 114 में। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट देख लेते हैं, आर्टिकल 124 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ये रेड जो है सही नहीं लग रहा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना है, ठीक है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीश यानी कि जस्टिस, चीफ जस्टिस हो या फिर अदर्स जस्टिस हो, उसका जो नियुक्ति है, उसका जो अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 124 में। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये कहा गया 124 में। इसमें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे, ये भी आर्टिकल 125 है। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे हाईलाइटेड कर देते हैं, आर्टिकल कहाँ कहाँ दिया हुआ है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 125 में क्या दिया हुआ है, न्यायाधीशों को वेतन। ठीक है, वेतन बोलेंगे कितना आर्टिकल 125 में, पहला 124 पढ़े थे, उसमें क्या है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा इंडिया में और उसका मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो है उसका नियुक्ति होगा, उसका अपॉइंटमेंट होगा। 124 125 में क्या है, जो न्यायाधीश है उसका वेतन, ठीक है, सैलरी। 126 में क्या है, कार्यवाहक का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कार्यवाहक के रूप में जो है वो काम करता है मुख्य न्यायाधीश। जैसे कि यहाँ दिया है, मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त होने या अनुपस्थित रहने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है। आर्टिकल 127 में क्या है, अधिस्थगित यानी कि एड हॉक न्यायाधीश। ठीक है, अस्थायी रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। ठीक है, अस्थायी बोलेंगे उसके रूप में जो है नियुक्ति होता है, तो ये आर्टिकल 127 में। ठीक है। आर्टिकल 143 में क्या है, तो राष्ट्रपति का सलाह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये वाला आर्टिकल 143 जो है, राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन मानना या ना मानना उसका जो सलाह है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश से जो राष्ट्रपति सलाह लिया है उसको मानना या ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। अगर राष्ट्रपति चाहता है कि हम मुख्य न्यायाधीश का सलाह को जो है माने तो वो मान सकता है, अगर नहीं चाहता तो नहीं मान सकता, लेकिन वो सलाह देने का जो राइट्स है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, 143 आर्टिकल में। ठीक है। आगे देखते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये किस में कहा गया है, पार्ट अगर बोलेंगे 6, पार्ट 6 में स्टेट दिया गया है, स्टेट राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर दिया है। ठीक है, आर्टिकल 153 में क्या है, राज्यों में राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। बार बार हम पेन ही सेलेक्ट कर लेगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये 153 में है। 154 में क्या है, तो राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास होता है। और 155 में क्या नियुक्ति है उसका। ठीक है, आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि ये वाला पॉइंट बस आपको रीड करने के लिए है। 153 राज्य में राज्यपाल होगा, 154 कार्यपालिका शक्ति, 155 नियुक्ति, 156 आपका क्या है, कार्यकाल है, 157 क्या होगा, योग्यता होगा, 158 में क्या है, शर्त है, 159 में क्या है, शपथ है, 160 में क्या है, इसके लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, किसके लिए, ये सब क्या पढ़ गए, किसके बारे में पढ़ गए, इसको भी याद रखना है ना। यहाँ पे लिखे नहीं है, आपको यहाँ याद रखना है कि गवर्नर। ठीक है, गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे, यहाँ गवर्नर है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में पढ़ गए। उसके बाद देखेंगे अगर 161 में क्या है, क्षमादान शक्ति। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भी है, वो भी क्षमादान दे सकता है, वैसे ही आपका यहाँ पे राज्यपाल भी के पास भी क्षमादान कर सकती है। लेकिन यहाँ पे राज्यपाल को क्षमादान, दंड माफ़ी, दंड स्थगन आदि देने का अधिकार है। ठीक है, दंड को माफ़ कर देना, उसको स्थगन कर देना, ये सब अधिकार, लेकिन फांसी की सज़ा को कम करना या सैनिक से रिलेटेड जो है वो सज़ा को वो कम नहीं कर सकता है। ठीक है, 162 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बोलेंगे तो 152 में है। ठीक है, ये पॉइंट बस याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, हम लोग प्राइम मिनिस्टर हो चुका था, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आएगा, उसके बाद चीफ मिनिस्टर आएगा। तो चीफ मिनिस्टर में 163 में क्या है, मंत्री परिषद होगा। ठीक है, अब मंत्री परिषद के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद राज्यपाल की सहायता और सलाह देगी। ठीक है, राज्यपाल का सहायता कौन करेगा, मंत्री परिषद। 164 में क्या है, मंत्री की नियुक्ति। ठीक है, उसका नियुक्ति जो है 164 में। 165 में क्या, महाधिवक्ता। ठीक है, ये राज्य के लिए होता है महाधिवक्ता। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि कौन करता है इसका नियुक्ति, राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और 166 में क्या है,
कार्य का संचालन, ठीक है। कार्य का संचालन मतलब तो राज्य की कार्यवाही और आदेशों का प्रमाणीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। राज्य का जो कार्यवाही और आदेश होता है उसका काम को करना ये कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश। 167 में क्या है, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ठीक है, उसका कर्तव्य। राज्यपाल को सूचना देना, निर्णय के बारे में बताना। जैसे सिमिलर हम लोग पढ़े थे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो राष्ट्रपति को सूचना देता है, उसका वो जो भी इंफॉर्मेशन जानना चाहता है वो प्राइम मिनिस्टर उनको बताते हैं जाकर। तो ये सब जो अधिकार जैसे प्राइम मिनिस्टर में लागू था वैसे ही स्टेट में क्या होता है, तो मुख्य जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, तो सॉरी मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे सूचना देगा किसको, राज्यपाल को, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट पढ़ लीजिए, जैसे कि वो सेंट्रल का होता है और स्टेट का बोलेंगे तो हाई कोर्ट होता है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में आर्टिकल 214, तो 214 में दिया गया। पहले हम आर्टिकल को हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे कि हाँ आर्टिकल कहाँ दिया हुआ है, लिखा हुआ है। अब आर्टिकल दिख रहा होगा, ठीक है। आर्टिकल कहाँ लिखा हुआ है, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो आर्टिकल 214 में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि क्या होगा, हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा, ठीक है। उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और अवमानना के मामलों में दंड देने की शक्ति रखता है, ठीक है। तो ये दंड जो है ना वो दे सकता है कौन, दंड देने का अधिकार जो है यहाँ पर आपको मिलेगा हाई कोर्ट में भी, ठीक है। उसको भी ये मतलब राइट से कि वो दंड दे सकता है, इसीलिए उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं। आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति हो गया और उसका कार्यकाल आपको जो बताएंगे बस उसी को याद रखिएगा। 217 याद रखिएगा, 214, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 222 में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसका स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरा जगह उसको ले जाना, ठीक है, मतलब दूसरी जगह देते हैं ना, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो जो होता है 222 में। आर्टिकल 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नियुक्ति जो होगा आर्टिकल 223 में। 224 में क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बुलाने का प्रावधान, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। आर्टिकल 226 में रीट जारी करता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीट कितना आर्टिकल में जारी करता है, तो 32 में सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल याद रखिएगा 32। वैसे ही स्टेट में जो रीट जारी करता है, ठीक है, वो आर्टिकल कितना 226। आर्टिकल 227 में क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधीनस्थ न्यायालय पर जो कंट्रोल होता है वो हाई कोर्ट का होता है आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 228 जो है संविधान से जुड़े मामलों को अपने पास खींचने का अधिकार, नॉट इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल 231 जो है एक से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय का प्रावधान, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि जितना 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो क्या उतना सारा क्या हाई कोर्ट है, नहीं। बहुत सारा जो छोटे छोटे जो एरिया है उसके लिए जो है 2-3 स्टेट का मिलाकर एक जो है आपका हाई कोर्ट बना दिया गया। मतलब वो सबका, जैसे आप देखेंगे चंडीगढ़ का, तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीनों का एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। दिल्ली का एक अलग हाई कोर्ट है। तो ऐसे जो है हाई कोर्ट जो है सब अलग अलग नहीं बनाए गए, कुछ स्टेट का जो मिला दिया गया है कि वो इसी हाई कोर्ट में जा सकता है। जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो अंडमान निकोबार का और वेस्ट बंगाल का दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये जो राइट से ऐसा बनाया गया है किसकी वजह से हुआ, तो ये आर्टिकल 231 में, क्योंकि कहा गया है कि एक से अधिक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 226 वही है, रिपीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है।
अगर क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।